अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल चेंज एंड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास जो बुक है ये उसका क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, तो इसका जो ये आर्टिकल का नंबर है 7.4, ये 7.4 नहीं है असल में। ये जो न्यू वर्जन्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये कहीं 7.2 या 7.3 बनता है, तो मेरे पास ये बुक का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी हमारे पास टॉपिक है ये एक्सपोनेंशियल चेंज क्या है। इन डिफरेंट रियल प्रॉब्लम्स, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है और उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल टू द साइज है एट टाइम टी, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल चेंज। जैसे यहाँ पे अ क्वांटिटी वाई इंक्रीज और डिक्रीज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, तो वो आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल चेंज। डिफरेंट सी यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन है। ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे इफ द अमाउंट प्रेजेंट एट टाइम टी इक्वल्स जीरो इज कॉल्ड वाई नोट, जो भी उसका इनिशियल वैल्यू उसका अगर हम वाई नोट कह दें, और देन वी कैन फाइंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी, जो एक सर्टेन टाइम बाद उसको अगर हम वाई को कैलकुलेट करना चाहेंगे ना, देन वी कैन फाइंड अगर इनिशियल टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे वो वाई नोट है, देन हम वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कहते हैं कि इस इनिशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें आप। ठीक है जी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, साथ में ये आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, ये उसकी इनिशियल कंडीशन आ गई। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास मेथडोलॉजी है तो वो है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसीलिए ये टॉपिक को एक्सपोनेंशियल चेंज और सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ये साथ में पढ़ा जा रहा है। ठीक है जी। अब देखें ये इसको हमने करना कैसे है। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, हम क्या करेंगे इसमें जब सेपरेट करेंगे इस तरीके से, सबसे पहले आपने करना है कि डी वाई को एक तरफ कर देना है और डी टी को एक तरफ, मीन्स दैट कि इक्वल के एक साइड पे एक डिफरेंशियल आ जाए और दूसरी साइड पे दूसरा डिफरेंशियल आ जाए। इतना करने के बाद आपने क्या कर देखना है, जैसे यहाँ पे y वाला डिफरेंशियल है तो जो y से रिलेटेड वैल्यूज हैं वो इधर आ जाएंगी इसके डिवाइजर में, और इधर जैसे t वाला डिफरेंशियल है तो यहाँ पे ये जो भी जहाँ जहाँ भी t वाली वैल्यूज हैं वो उठा के हम इधर इसके साथ शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये सारी शिफ्टिंग के बाद ये वाली जो इक्वेशन है ये चेंज होके जब ये बनी है तो एंड पे हमारे पास ये आ जाएगी। ये जो y है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इसको कहते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल। इसमें क्या होता है, वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए इसको जो है ना मेथड ऑफ सेपरेबल, इसको डिफरेंशियल को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें y वाले सारे वेरिएबल एक साइड पे चले जाएंगे और t वाले वेरिएबल सारे एक साइड पे चले जाएंगे। ये देखें ज़रा। अच्छा, इन्होंने इसको डेरिवेटिव को ऐसे ही लिखा रहने दिया है, और अब यहाँ पे ये डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा तो इधर सारी वाई वाली वैल्यूज बच जाएंगी, इधर वो टी वाली आ जाएंगी। इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ वाई आ जाएगा, यहाँ पे के टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम एक्चुअली ना जब सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली हमें वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है फ्रॉम द डिफरेंशियल क्वेश्चन। सो यहाँ से y को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से लॉगरिथम को कैंसिल करेंगे तो जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, सारी की सारी वैल्यू ई की पावर में चले जाएगी। ठीक है जी। अब इसको अलग-अलग कर दें तो ये ई पावर सी कोई कांस्टेंट ही हो जाएगा। उस कांस्टेंट का नाम आप कुछ और रख दें, जैसे यहाँ पे इन्होंने नाम ए रखा हुआ है। ठीक है, ये ए इज़ द शॉर्टर नेम फॉर प्लस माइनस ई पावर सी। देखा, और ये हमारे पास वो उसका मॉडुलस था तो उसको मॉडुलस को ख़त्म करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो वाई जो है उसकी इनिशियल वैल्यू वाई नोट थी, तो यहाँ पे अगर हम टी ज़ीरो रिप्लेस करें और वाई की जगह पे वाई नोट रिप्लेस कर दें तो वहाँ पे सिंप्लीफाई होके हमारे पास ना ये ए आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने ए की वैल्यू वाई नोट यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो ये हमारे पास सोल्यूशन ये आ जाएगा वाई नोट ई पावर के टी। तो ये उसका सोल्यूशन है, द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक हो गई। अच्छा, अब हम डायरेक्टली पढ़ते हैं ये। अच्छा, ये एक चीज़ थी, अगर आपके पास k ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल चेंज है
वो ग्रोथ होगा, और अगर के जो है वो लेस देन 0 है तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल चेंज है वो डिके होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये के की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था। के ग्रेटर देन 0 है तो एक्सपोनेंशियल चेंज ग्रोथ को शो कर रहा होगा, अदरवाइज डिके को शो करेगा। अगर के जो है फिक्स है, के द नंबर के इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट ऑफ द चेंज। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है, आपने क्या किया, dx को इधर शिफ्ट कर दिया, या अगर dx, तो इसके बाद ये y है तो ये 1 + y जो इसके डिवाइजर में आ जाएगा, देन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, और सिंपल इंटीग्रेशन है, ये लोग 1 + y आ गया और ये आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया उसका सोल्यूशन। अगर मज़ीद आपने सॉल्व करना हो तो वो यहाँ से लॉग को हम ख़त्म करके तो वहाँ से y को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इसकी सेकंड एग्जांपल है। इसमें देखें, ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ से भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, सॉरी डी एक्स को। अब जब ये डी एक्स उधर शिफ्ट हो जाएगा तो एक्स वाली सारी वैल्यूज़ डी एक्स की तरफ ले आएँ, और जो वाई वाली सारी वैल्यूज़ है वो इधर ले आएँ। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये x+1 पूरी वैल्यू यहाँ से उठ के इधर इसके डिवाइज़र में आ जाएगी, ये आ गई, और जो y² + 1 है यहाँ से उठ के ये इधर आ जाएगी तो इसके डिवाइज़र में चली जाएगी, y/y² + 1। तो ये सारे के सारे वेरिएबल देखकर सेपरेट हो गए, एक्स वाली सारी वैल्यूज़ एक तरफ चली गई हैं, वाई वाली सारी वैल्यूज़ एक तरफ चली गई। जब सारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे देन हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हम यहाँ तो डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे प्लस माइनस करके उसको सेपरेट मैनेज करते हैं। अब इस केस में अगर आप इसको +1 और -1 कर दें तो इसके नीचे जब आप शिफ्ट करेंगे डिवाइजर को x+1 को तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, बाकी -1/दिस आ जाएगा, इस तरीके से 1 - 1/x+1। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली इसको डिवाइड ही किया। अदरवाइज अगर डिवाइड करना चाहें तो इस तरीके से x और साथ में x+1, इसको 1 से करेंगे तो x+1, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 1, और साथ में ये -1 आ जाएगा, तो 1 - 1/x+1, ये इस तरीके से कहीं आ जाएगा सॉल्व होके, ये वाली वैल्यू। अच्छा जी, इसका डिवाइज़र ऊपर देखें आपके पास थोड़ा सा मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो उसका डिवाइज़र ऊपर बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log ऑफ 1 + y² और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास x आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x+1, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर 1 पड़ा हुआ है। तो ये आ गया है इसका सोल्यूशन। अच्छा जी, ये देखें, एक एग्जांपल है, इसमें कहते हैं बायो mass of yeast culture in an experiment is initially 29 grams, का उसका जो वेट है वो 29 ग्राम है, और आफ्टर 30 मिनट्स मैस इज 37 ग्राम्स, वो इंक्रीज हो गया 29 ग्राम से, इसका मैस जो है वो 37 ग्राम्स हो गया आफ्टर 30 मिनट्स। ठीक है जी, तो ये रेट ऑफ चेंज जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे आफ्टर 30 मिनट्स वो आ गया। अच्छा जी, अज्यूमिंग दैट जी the equation for unlimited population growth give a good model for the growth of the yeast when the mass is below 100 grams के, अगर वो 100 ग्राम से बिलो है तो इस सारे मामले को हम लाइक स्टडी करने के लिए अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो ना ये मॉडल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ ये। ठीक है जी, हाउ लॉन्ग इट्स टेक फॉर mass टू डबल फॉर इट्स इनिशियल वैल्यू, कि ये हमारे पास स्टार्ट में 29 है उसका मास, और 30 मिनट्स बाद वो 37 हो गया था, यू हैव टू टेल के वो डबल कितनी टाइम बाद होगा। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने ये वाला मॉडल यूज़ करना था, अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। अनलिमिटेड इसलिए क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो
क्या उसकी लिमिट्स आएंगे, कब वो जो है वो डबल होगा। बड़ा ये स्लो प्रोसीजर है, क्योंकि 30 मिनट्स बाद वो इतना हुआ तो कितने मिनट्स बाद या वो आगे डबल होगा। तो उसके लिए खैर वी यूज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल लाइक दिस। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो ये आ जाता है। ये हमने पीछे जो एग्जांपल की थी बेसिकली वही उसका सोल्यूशन है ये। ठीक है, इसी को हमने सॉल्व करके इसका सोल्यूशन बनाया था। अच्छा, अब इन दोनों को हम कंबाइन यूज़ करेंगे और उसका जो पॉपुलेशन का डबल होने का जो टाइम है वो मेजर करेंगे कि कब वो जो है वो डबल हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जो हमें डाटा गिवन है, ये हमारा उसका इनिशियल मैच था। तो इसको हम कह देते हैं कि एट टाइम टी इक्वल टू 0, ये बेसिकली वो आ गया। ठीक हो गया। और आफ्टर 30 मिनट्स वो आपके पास आ गया था 37। तो आप इसको कह सकते हैं एट टाइम टी इक्वल्स टू 30 वाई इक्वल्स टू 37। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली, इसमें हमने ये वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। y एट 30, तो ये y नॉट ई पावर के टी है ना, तो ये y नॉट की जगह पे ये वाली ई पावर k, और t आपके पास 30 मिनट्स के लिए वो आ गया। और ये किसके इक्वल था, ये बेसिकली ये 37 था ना, तो हमने इसकी जगह पे ये देखें राइट इक्वल टू 37 रिप्लेस कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने से ना हमारे पास बेसिकली k आ जाएगा। ये क्वेश्चंस में k और जो t है हम बेसिकली यही फाइंड कर देते हैं ज़्यादातर, k फाइंड करेंगे या t फाइंड करेंगे। और जो है उसका एंड पे यहाँ पर सोल्यूशन 3 वैल्यूज इसमें बार बार वेरी हो रही हैं। अच्छा, इस केस में हमने जो उसको सिंप्लीफाई किया, इस वाली वैल्यू को 29 को इधर डिवाइजर में भेज दिया और उसके बाद दोनों तरफ आपने लोग अप्लाई कर दिए। तो सिंप्लीफाई होके क्या होगा, लोग ऑफ ई 1 हो जाएगा, आपके पास k इंटू 30 आ जाएगा, 30 को भी इधर ला के डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स ये आपके पास k आ गया। तो ये k क्योंकि पॉजिटिव है तो आपके पास वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वो इंडेक्स है, इट विल शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अच्छा जी, इसके बाद अब हम ये देखना चाह रहे थे कि वो डबल कब होगा। तो हम क्या करेंगे, ये k की वैल्यू और जो हमारे पास वो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वो हम उस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। अब इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इक्वल वाई नॉट ई पावर k और साथ में t था। एट एनी सर्टन टाइम t, उसका जो मैथ है वो हम इससे जब मेजर करेंगे तो यहाँ पे हम उसका इनिशियल वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे k रिप्लेस कर देंगे एट एनी टाइम t। तो हमारे पास ये आ जाएगा उसका मॉडल। ठीक हो गया। अब क्योंकि हम चाह रहे थे कि जब वो डबल होगा तब हमें टाइम मेजर करना है, तो इनिशियल वो 29 था, तो डबल जो है वो बेसिकली 58 हो जाएगा। 29 का डबल 58। तो ये वाई आ गया आपके पास 58, सॉरी ये वाला। तो हम क्या करेंगे, वाई की जगह पे यहाँ पे 58 रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम टी कैलकुलेट करेंगे कि कितने टाइम के बाद वो हमारे पास डबल हो जाता है। तो ये देखें ज़रा, इस तरीके से आपके पास टी आ जाएगा। It takes about 85 minutes for the East population to double। ठीक हो जाए। इसी तरीके से कुछ और इनकी एग्जांपल्स गिवन है, बड़ी इजी सी हैं, आप इन्हें देखिएगा। ठीक है, और वही पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल जो है अनलिमिटेड ग्रोथ मॉडल वही यूज़ किया हुआ बार बार। और देखें आपने उसी तरीके से के ही फाइंड करना है, या फिर वो आप टी फाइंड कर लेंगे। और समटाइम्स जब दोनों फाइंड कर लें तो आपको मॉडल में रिप्लेस कर दें। ये एक और रेडियो एक्टिविटी की एग्जांपल है। और इसके बाद ये एक मैं एग्जांपल आपसे शेयर करना चाह रहा था, हीट ट्रांसफर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आपने ये लॉ तो पढ़ा ही हुआ है। ये इसकी इक्वेशन है H माइनस एच एस इक्वल टू एच नोट माइनस एच एस ई रेज टू पावर माइनस के टी। अब ये सारे के सारे सिंबल्स आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे मेंशन है, ये
टाइम टी है, एच इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। ठीक है जी, हीट है उसकी, जो भी ऑब्जेक्ट है। एच एस इज द कांस्टेंट सराउंडिंग आइटम, जो भी उसके सराउंडिंग में आइटम्स पड़ी होंगे उनका जो टेम्परेचर है उसको हम कह देंगे कि वो एच एस है। और उसके बाद रिमेनिंग जो वैल्यूज रह गई हैं, कहाँ गया, जी आ गया। तो ये मॉडल है, इसमें आपके पास इस लॉ को यूज़ करते हुए हमने ये आगे वाली एक एग्जांपल सॉल्व करनी है, ठीक है। और इसमें एच नॉट, एच एस, के और टी, ये चार चीज़ें यूज़ होंगी। के और टी आपके पास वही जो पीछे एक्सप्लेन हुए थे, टी टाइम, और के जो है वो आपको मेंशन करेगा के की वैल्यू आइदर इट इज़ पॉजिटिव, तो ये आपके पास होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, और अगर वो नेगेटिव होगा तो वो डिके होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल जो 6 है, इसमें देखें एक बॉइलिंग एग है, उसका जो टेम्परेचर वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसको हमने एक सिंक में डाल दिया, और वहाँ पे उसका जो सिंक का टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपका इनिशियल हीट आ गया, और ये सिंक का हीट आ गया, जिसको हम एच एस कहते हैं, सराउंडिंग का, ये वो वाली बात है। आफ्टर 5 मिनट्स द एग टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, और डिक्रीज होकर कितना हो गया, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। Assuming that the water has not warmed appreciably, how much longer will it take the egg to reach 20? हमने एक्चुअली ये बताना है कि जब एग का टेम्परेचर 20 डिग्री होगा तो 20 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते उसका टेम्परेचर, उसका सॉरी टाइम कितना लगेगा। ठीक हो गया। तो ये देखते हैं अभी। हाँ, ये हमारे पास जो उसका इक्वेशन था, ये मेंशन हुआ है ऊपर, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है एच, हम ये एच नोट स्टार्ट में उसका जो है टाइम और टेम्परेचर, एच एस जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और उसके बाद हुआ क्या था जी कि आफ्टर 5 मिनट उसका टेम्परेचर जो है वो 18 हुआ था। खैर वो तो बात की बात है, पहले हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। एच विल बी इक्वल्स टू, ये आपका पास आ गया टाइम सराउंडिंग वाला, ये वाली वैल्यू, और ये एच नो 98, और ये एच एस फिर सराउंडिंग वाला आ गया। ठीक है जी। तो इसको सिंपलीफाई किया आपने, तो ये सिंपलीफाई होके आपके पास ये आ गया। अब हम यूटिलाइज करेंगे वो जो कंस्ट्रेंट हमें गिवन थी आफ्टर 5 मिनट्स वाली, ये वाली। ठीक है। तो जब हमारे पास टाइम 5 मिनट हुआ तो टेम्परेचर रहेगा था 38, तो आप क्या करोगे, टी को रिप्लेस कर दोगे 5, एज को रिप्लेस कर दोगे इसमें 38, और सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ से बेसिकली ना आपके पास ना के की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें ज़रा। ठीक हो गया। ये इसमें वैल्यू रिप्लेस की, एज की जगह पे 38, और ई टी ई पावर माइनस के टी है, तो यहाँ पे टी की जगह आपने 5 रिप्लेस कर दिए। इसको सिंपलीफाई करेंगे जैसे कि आपने पिछले एग्जांपल में किया, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू लॉग ऑफ 4, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो ये अबाउट 0.28 बनता है। इसमें भी देखिए आपके पास ना वो के की वैल्यू आ गई है 0.28 पॉजिटिव। अच्छा जी, दी एग्स टेम्परेचर एट टाइम टी इज़, अब आपने बताना था कि वो उसका एट एनी टाइम टी वो इतना बन जाता है। क्या किया है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी इसमें हमने के की वैल्यू रिप्लेस कर दी जो हमने फाइंड आउट की थी। अब हमने बताना था कि उसका जो टेम्परेचर है अगर वो 20 हो जाता है तो वो टाइम कितना उसको लगेगा। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें ये जो आपके पास आ गया, एज की जगह पे 20 लगा के उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वहाँ से आपने टी फाइंड आउट करना है। बहुत इजी से लाइक वो कैलकुलेशन ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके की ना ये डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपने ये जो मॉडल बनाना होगा हल्का सा,
और उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इनमें देखें आपके पास वो मॉडल था बना हुआ जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल था, और उसका सोल्यूशन भी मौजूद था, तो आपने उसको सॉल्व नहीं किया, आपने डायरेक्टली उसके मॉडल को यूज़ किया और उसके सोल्यूशन को यूज़ किया। जैसे कि हम ये एग्जांपल कर रहे थे, लेट मी टेल यू लाइक दिस वन। तो वहाँ पे हमें सॉरी ये वाली थी। ठीक है, तो मॉडल भी हमें गिवन था और उसका सोल्यूशन भी हमारे पास जो है ना वो मालूम था, हमने सिर्फ उसको यूज़ किया यहाँ पे। ये जो था आपके पास अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, जिसका मॉडल था और उसका सोल्यूशन था, हमने सिर्फ उनको यूज़ किया है और उसका जो है सोल्यूशन निकाल लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज पे। तो ये देखें ज़रा, इसमें आपके पास ये एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पे मेंशन है। तो ये मैंने पहले भी बताया जैसे कि मेरे पास ये बुक का वर्जन थोड़ा डिफरेंट है, तो ये नहीं होगी आई थिंक। तो ये 7.2 होगी, जो बाकी आपके पास वो है ना होंगे इसके वेरिएंस। इसमें देखिए आपने करना क्या, वेरीफाइंग द सॉल्यूशंस। आपने ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन ये है या नहीं है। तो अगर आपने वो चेक करना होता है सॉल्यूशन, तो आप क्या करते हो, इक्वेशन में रिप्लेस करके देखते हो वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की पिक करेंगे, इसमें आप y की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और उसके साथ साथ इसका डेरिवेटिव लेके वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब अगर इसका डेरिवेटिव हम देखें तो वो हमारे पास आ जाएगा -e⁻−x। ठीक है, तो ये जब हम वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -e⁻−x और साथ में +3 और e⁻−x। ये बेसिकली ना लेफ्ट हैंड साइड है किसकी, इस वाले की। ठीक है जी, और इसको हमने सिंप्लीफाई करें तो क्लियरली ये 2 है माइनस में और ये 3 है, तो सिंप्लीफाई होके e⁻−x ही आ जाएगा। और ये वही वाली वैल्यू आ गई जो राइट हैंड साइड पे गिवन है। तो इट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन जो है ये जो ए में गिवन है ये उसको सेटिस्फाई करे, सो इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यही हमें प्रूफ करना था। इन वाले मामलात में भी, इन क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जैसे ये वाला ट्राई करते हैं। इसमें y आपको गिवन है और y डैश आपने शो करना है कि ये इसको वाई स्क्वायर के इक्वल ये इसका सोल्यूशन है ये नहीं। तो y का हम ना डेरिवेटिव लेते हैं, y डैश इट विल बी इक्वल्स टू माइनस, ये पहले है और उसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/x²। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे y डैश इक्वल्स टू 1/x² पॉजिटिव हो गया। तो ये बेसिकली वही वाली वैल्यू नहीं आ गई, ये वाई स्केयर की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे y गिवन, अगर इसका स्केयर है तो हमारे पास वही चीज़ नहीं आ जाएगी। इट मीन्स कि इसका जो डेरिवेटिव लेके यहाँ पे रिप्लेस करें लेफ्ट साइड में तो वो राइट साइड के इक्वल आ जाते हैं। अच्छा जी, ये जो इसका ये वाला पार्ट था ये थोड़ा सा देखने वाला था। इससे रिलेटेड में थोड़ा सा वैसे तो पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हम जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास ना डेरिवेटिव में इसके इधर भी x है और जो इंटेग्रल है उसकी लिमिट में ऊपर x है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट वैल्यू को तो -1/x² आ जाएगा इसीलिए, और जो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 1/√x e⁻t/t और साथ में dt। अब जब इस वाली वैल्यू का आप प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू का जब डेरिवेटिव होगा तो वो कैसे होगा वो देखें ज़रा। अब होता है क्या, जब d/dx आप अप्लाई करेंगे इधर 1/2x e⁻t/t में, तो होगा क्या कि ये जो डेरिवेटिव इंटेग्रल है ये एक दूसरे को लाइक अफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास ना खाली ये वैल्यू रह जाएगी e⁻t/t। तो आप क्या करोगे, वेरिएबल जो x है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करके e⁻x/x में शिफ्ट कर लोगे। ये हमने पिछले दिनों भी एक एग्जांपल किया था, उसमें भी हमने ना ऐसे ही इसको चेंज किया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, बाकी भी ऐसे ही ईजी से आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे।
ये देखिए हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, नंबर एक। नंबर दो, इस सॉल्यूशन में अगर हम x की जगह पे ये माइनस log ऑफ 2 रिप्लेस करें तो ये जो सॉल्यूशन है ये इक्वल टू पाई/2 आता है कि नहीं। ठीक है, ये दो काम हमने करने हैं। तो उसी तरीके से ये y की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें, इसका डेरिवेटिव लेके आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें, उसको सिंप्लीफाई करें तो ये आना चाहिए। अदरवाइज कुछ केसेस में क्या होता है कि आप यहाँ पे अ, अच्छा, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप यहाँ से डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू तो बन जाता है डेरिवेटिव वाई डैश, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज बचती हैं वो खुद ब खुद ये वाली वैल्यू बन जाती है। ठीक है, वो फंक्शन ऐसा बन जाएगा वाई वाला। तो ये बाजूकात ऐसा भी हो जाता होता है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो या आपको ना समझ आ रहा हो तो आप क्या करो, यहाँ पे लेफ्ट साइड लो, इधर वाई की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वाई डेरिवेटिव की, और सिंपलीफाई होकर खुद ब खुद ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये सिंपलीफाई होकर खुद ब खुद ये आ जाता है, वी विल से दैट दिस वैल्यू ऑफ वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंडली जो हमने काम करना है वो ये कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन गिवन है वाई वाला, ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग एक्स की जगह पे हम यहाँ पे माइनस log ऑफ 2 रिप्लेस करके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये सिंप्लीफाई कर यहाँ पे लगा के सिंप्लीफाई करने से ये आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये इसकी ट्रू इनिशियल कंडीशन है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दो काम करने हैं, तो इजी से ही है बेटा, आप अच्छे से कर लेंगे। और नीचे ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी एग्जांपल भी हमने कर ही ली थी, तो ये बहुत आसान से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना से काम है इसमें। और बाकी ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें वो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल और ये वो चीज़ें हमने अभी जो पीछे पढ़ी हैं, ये उन्हीं पैटर्न पे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है वो था कहाँ गया, ये था टॉपिक हाइपरबोलिक फंक्शन। ये ब्रुक का जो वेरिएंट है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हैं। टॉपिक हमारा ये है हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है जी, इसके बारे में भी कई चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, जो साइन है उसकी हाइपरबोलिक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन वो ये है, कोस के हाइपरबोलिक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन ये आपको गिवन है। इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये ना बड़ी हमारे जो फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, ये उनको ना सिंप्लीफाई कर देते हैं। और ये मैथमेटिकल फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में और ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं। और ये होता है क्या, बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ई पावर एक्स एंड ई पावर माइनस एक्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये उसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं। साइन को का तो आपने पढ़ लिया है, को टेंजेंट हाइपरबोलिक की एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, ये कोट है। सिमिलरली सीकेंट और कोसेकेंट के आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है ई पावर एक्स के फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ आपके पास आइडेंटिटीज गिवन है, आइडेंटिटीज फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन, जैसे आपने उसमें पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये वन होता है। तो हाइपरबोलिक में जो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हाइपरबोलिक में ये माइनस वाला हो तो वन होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये हाइपरबोलिक को उन्होंने प्रूफ किया है साइन 2x का फॉर्मूला, तो ये तो प्योरली वही बन गया जो हमारे पास नॉर्मली नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होता है। कोस वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखें ये डिफरेंट है। ठीक है, प्लस वाला होगा तो वो कोस हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा। सिमिलरली ये बाकी भी उसके फॉर्मूलाज हैं, ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज और ये टेंजेंट और कोट के रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा जी, आगे वाले टेबल में देखिएगा, इनके कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज और कुछ इनके ना इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज ही आपको गिवन है यहाँ पे। ये देखें ज़रा, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक यू जो है वो कोस हाइपरबोलिक यू हो जाएगा, और उसके एंगल का अगेन डेरिवेटिव जैसे नॉर्मली करते होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये कोस का डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव, कोट है, ये सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं। अब जो चेंज है इनमें वो ये है
नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस का वो नेगेटिव साइन होता है, ये इसमें नेगेटिव नहीं होता, हाइपरबोलिक में ये पॉजिटिव ही आ जाता है। इसके अलावा ये जो आपके पास होता है सीकंट हाइपरबोलिक, ये पॉजिटिव होता है, सिंपल वाला जो सिंपल सीकंट एक्स उसका डेरिवेटिव। लेकिन जो हाइपरबोलिक है इसमें ये नेगेटिव हो जाता है। ये थोड़ा सा चेंज है इन फॉर्मूलाज में। अच्छा जी, इसी तरीके से ये इनके ना इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। और क्या डिफरेंस है यहाँ पे ये भी देखते हैं। जो हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस होती है, इसमें ये माइनस कोस नहीं होगी, ये पॉजिटिव ही है। और ये जो होता है आपके पास सीकंट हाइपरबोलिक ये माइनस में गिवन है, जबकि नॉर्मल फंक्शन में ये पॉजिटिव होता है। तो बाकी सारे तो ऐसे ही होते हैं कमोबेश। ठीक है जी, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करते हुए वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये कैसे होगी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखें ज़रा। टेंजेंट का हाइपरबोलिक डेरिवेटिव तो वो सीकंट हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाता है। जो भी एंगल है वो एज इट इज़, और एंगल का अगेन डेरिवेटिव जो हमारे पास नॉर्मल वे है वही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोट का इंटेग्रल कैलकुलेट किया है। तो नॉर्मली कोट का इंटेग्रल आपके पास सॉल्व करने के लिए कोस ओवर साइन में उसको चेंज कर लेते होते हैं। अब साइन का डेरिवेटिव ये हमारे पास ऊपर कोस पड़ा हुआ है। ठीक है। और एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है, तो अगर हम यह करें 1/5 यहाँ पे रिप्लेस कर लें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, और ये 5 हम यहाँ पे रिप्लेस कर लें, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1/5 एज इट इज़ log ऑफ साइन हाइपरबोलिक ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको इस तरीके से चेंज किया है, साइन हाइपरबोलिक 5x को यू सपोज किया, और उसके बाद डी यू वहाँ से आ गया, और ये फंक्शन चेंज हो के आपके पास ये बन जाएगा। अब उसकी इंटीग्रेशन की ये आ गया, फिर यू की उसमें वैल्यूज दोबारा रिप्लेस कर दी विद कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एस सी। अच्छा, ये सिमिलर फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक स्केयर का। तो हमारे पास ये साइन हाइपरबोलिक स्केयर के भी ऐसे फॉर्मूलाज नहीं है जो स्केयर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर सके। तो हम क्या करते होते हैं कि उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एंगल के मल्टीपल्स में चेंज करेंगे। अब एंगल के मल्टीपल्स में चेंज करने के लिए ये इसका फॉर्मूला यूज़ हुआ, हाफ एंगल फॉर्मूला, ऊपर भी जो हम पढ़े तो उन्हीं में से एक है, ये टेबल 7.6 में मेंशन है। अच्छा जी, ये जो 2 है डिवाइज़र में, इसको आप बाहर शिफ्ट कर दें तो दोनों की अलग-अलग इंटीग्रेशन, ये आपके पास कोस हाइपरबोलिक 2x का इंटीग्रल ये आ जाएगा, साथ में 1 का इंटीग्रल ये x आ जाएगा, उसके बाद आपने लिमिट्स अप्लाई कर दी और फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखी हुई है सिंप्लीफाई करके ये। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ना आप इसको इस तरीके से चेंज कर लो, e⁻² माइनस e⁻²/2 जो सिंपल हाइपरबोलिक का एक्सप्रेशन होता है, ई पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के वो रिलेशन वाला। सिमिलरली ये अगली वाली एग्जांपल है। अच्छा, अब जैसे नॉर्मल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ना हाइपरबोलिक के भी इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो इसमें भी आपके पास देखें क्या होगा कि ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये येलो वाला जैसे ये हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक का, और जो ब्लू वाला है वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाले का। तो क्या करते हैं बेसिकली, वो जो लाइन y इक्वल्स टू x है वो उसके लाइक रिफ्लेक्ट हो जाता है उसके अबाउट। पिछले दिनों भी हम ऐसा एक टॉपिक पढ़े जिसमें ग्राफ को रिफ्लेक्ट ही कर रहे थे, ये वही चीज़ें सारी। अच्छा, ये डिफरेंट उनके ग्राफ और ये वो, ये एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे ये यूज़ होगा। जो सीकंट हाइपरबोलिक इनवर्स है वो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स के इक्वल होगा, लेकिन उनके एंगल देखें एक दूसरे को रेसिप्रोकल है। सिमिलरली कोसीकंट जो है वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के इक्वल है विद रेसिप्रोकल इन एंगल, एंड सेम इज द केस विद द टेंजेंट एंड कोट। और इसका एक यहाँ पे ये इसको सॉल्व भी करके दिखाया हो कि सीकंट और जो ये हाइपरबोलिक कोस हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सेस अगर, तो और सीकंट को से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो एंगल में सिंप्लीफाई को ये देखें आपके पास एक्स आ गया, सो दे आर द इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर।
और ये इनके कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नॉर्मल डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़े से डिफरेंस होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे सिंपल साइन इनवर्स का यहाँ पे माइनस होता है, इसमें यहाँ पे प्लस आ गया। अच्छा, कोज में देखें ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया, वो माइनस हो गया, वैल्यूज ही आगे पीछे हो गई हैं, वेरिएबल पहले आ गया, कांस्टेंट वैल्यू बाद में चली गई, एंड सिमिलर बाकी भी आपके पास ये फॉर्मूलाज के बने थे। अच्छा जी, अब ये देखें ज़रा, ये क्वेश्चन है अवेल्यूएट दिस। तो इसको अवेल्यूएट करने के लिए देखें, इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर बनाने के लिए हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, इससे ना मिलता जुलता है। 4x स्केयर इसको हम कह सकते हैं 2x होल स्केयर, और जो इसका इसको 3 का स्केयर रूट लेके उसका स्केयर बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप उसको डिफरेंशियल लोगे तो वो 2x dx जो डी यू बन जाएगा, तो ये ऊपर आपके पास डी यू आ गया। अब इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन होके आ गया ये। ठीक है, उसके बाद u की दोबारा वैल्यू रिप्लेस कर दिया है। और क्वेश्चन जो था उसमें बेसिकली हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल था, इसमें लिमिट 0 to 1 थी। और यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट्स को इंटरचेंज कोई नहीं किया, हमने सिंपल फंक्शन को चेंज किया था, और इसलिए उसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दिया। और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा उसकी जो ओरिजिनल वेरिएबल लाने के बाद जो लिमिट्स हैं वो 0 to 1 वही लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी यहाँ पे। और ये इजीली आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये इतना सा टॉपिक था हमारा आज का, जिसमें हमने हाइपरबोलिक फंक्शन को देखना था, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको देखना था। ये इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान से हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसी तरीके से डेरिवेटिव है हाइपरबोलिक फंक्शन के, और उसकी इंटीग्रेशन, और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है हम जो है अगला इसका कोई टॉपिक जो है चैप्टर 8, इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 में से मिस नहीं करना था। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।